और ये गोल गोल सर स्तूपा देख रहे हैं, इसे बौद्ध धर्म में मनौती स्तूप कहते हैं। कि मनौती का मतलब ऑफरिंग स्तूपा, कोई श्रद्धालु के द्वारा ऑफर किया हुआ है। तो और वो जो पोज है ना, वो सिद्धार्थ के बर्थ की घटना को दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में होता है। तो जब उनकी माँ कंसीव करने के बाद मायके जा रही थी, तो रास्ते में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तो उन्होंने एक बार बुद्ध जब राजगीर में थे, उनके चचेरे भाई देवदत्त उनके पीछे एक हाथी को छोड़ दिया, ड्रंकेड एलिफेंट्स। उस हाथी का नाम था नालागिरी एलिफेंट्स। देवदत्त ने सोचा कि हाथी बुद्ध को कुचल देगा। तो अब जो सर हम लोग लेक्चर स्टेज पर आप खड़े हैं कि राइट नाउ वी आर ऑन लेक्चर स्टेज, और यूं समझिए कि एक जमाने में प्रोफेसर यहाँ से एड्रेस किया करते थे। प्रोफेसर यूज टू स्पीच फ्रॉम हियर, एड्रेस फ्रॉम हियर, एंड दैट वाज द क्लासरूम सर। ये जो नीचे का जो आप परिसर आंगन देख रहे हैं ना, वो क्लासरूम होता था। एक ओपन क्लासरूम था जहाँ बच्चे बैठा करते थे। लेकिन क्लासरूम के बीच में आप सर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये सर एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो एक स्तूपा के रूप में था, चैत्य के रूप में था, जो बाद का निर्माण है। कि जब क्लासरूम की उपयोगिता समाप्त हो गई तो उन्होंने एक चैत्य बना लिया। और ये जो सर स्टोन का जो बेस देख रहे हैं रेगुलर इंटरवल पर, ये देयर वेयर स्टोन पिलर्स हुआ करते थे। ये ब्रोकन पिलर भी यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर है। जी बिल्कुल। तो एक जमाने में स्टोन पिलर पर छत टिका होता था, रूफ रेस्टेड ऑन स्टोन पिलर्स, बट ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू कैलामिटी, रूफ वाज डैमेज। और इस तरफ सर देखिए, ये ड्रेनेज सिस्टम, ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम, वेरी सिमिलर टू हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, कि बिल्कुल ढकी हुई नालियां थी। और यहाँ सर अंडरग्राउंड नाली आप देख रहे हैं। और शुरू में जो सर क्लासरूम का जो लेवलिंग था, ये सबसे नीचे था, इसी के बराबर सब था। दैट वाज द लेवल ऑफ क्लासरूम। तो यहाँ से सर उतर कर हम लोग आइए, चलते हैं माइका स्टेन के रिफ्लेक्शन को देखने के लिए। सो वी कैन गेट डाउन फ्रॉम हियर। पर ये चमक रहा है, दिस इज ग्लिटरिंग राइट नाउ, है ना जी। ये सर एक माइका स्टोन है, अब्रेक का पत्थर है। यू नो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। सामने सर ये 3 होल आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि इससे सर एक वर्टिकल कॉपर प्लेट को फिक्स किया गया था। और सामने भगवान बुद्ध की स्टैचू थी। और ये दोनों तरफ माइका स्टोन है। अगर आप इस तरफ में देखें, आप अपने बाएं तरफ देखें, यहाँ भी एक माइका स्टोन पड़ा है। तो सर जब अंदर में डार्क था, तो एक जमाने में सूरज की किरणें माइका स्टोन पर पड़ती थी और अंदर लाइट होकर अंदर का स्टैचू प्रकाशित होता था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितनी हाईटेक हमारी टेक्नोलॉजी थी, नॉट जुगाड़ टेक्नोलॉजी उस समय की, है ना, उस समय हजारों साल द नेचुरल वन में। ओके। और ये 2 कमरा जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 कमरा सर अनाज रखने का था। आपने जो फोटो एग्जीबिशन देखा था, इसमें ये दोनों कमरा का फोटोग्राफ था शुरू में। इसका जो सिग्निफिकेंस है कि इसके अंदर में आर्च है, ये आर्क है, मेहराब है, बिना किसी सपोर्ट का ये बरसों से टिका हुआ है। और यहाँ सर जो चावल मिला वो अभी म्यूजियम में रखा हुआ है। कि नालंदा में एक सुंदर सा म्यूजियम भी है। सो ऑल द स्टैचू, ऑल द टेराकोटा थिंग्स, यू नो, ब्रॉन्ज स्टैचू दैट इज केप्ट इन नियर बाई म्यूजियम। एक कॉर्नर में सर आप देख रहे हैं, वो एक कुआं देख रहे हैं। अच्छा, अब उसको कवर कर दिया गया। हाँ, और हर हॉस्टल में सर एक कुआं होता था, जो कि पानी लोगों को पानी पीने के लिए, और उसका सिग्निफिकेंस पानी पीने के साथ साथ और दूसरी कामों में रहा होगा। हाँ जी। और जल घड़ी के द्वारा समय की सूचना दी जाती थी। जल घड़ी का कॉन्सेप्ट था कि टाइम टेबल वाज गिवन बाई वाटर क्लॉक, और ढोल की आवाज से और शंख ध्वनि से पीरियड समाप्त होने की घोषणा होती थी। दिस वाज द ट्रेडिशन ऑफ नालंदा। तो सर यहाँ से
हम लोग यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ऊपर का जो पार्ट अभी डैमेज है, ये अभी प्रोहिबिटेड किया गया है। ओके। तो हम लोग आगे ग्रेट स्तूपा की ओर चल पाएंगे, ओके। जो नालंदा का ग्रेट स्तूपा है। चलिए। हाँ, अगर आप चाहें तो कुआं के अंदर भी जा सकते हैं। अच्छा। और इस देखो आर्च देखो। देखो आर्च है ना, किस तरह का आर्च है। सवाल ही नहीं होता है। राउंड देखो, ये इतना है ना कि कभी जिंदगी में टूटने वाला नहीं है। चलिए। पार्ट ऑफ दिस मोनेस्ट्री, और ये एक सर अलग था। तो आर्कोलॉजिस्ट ने इस पुरानी दीवार को काट कर इस तरफ से सर एंट्री दे दिया है। तो ये जो पूरी ईंटें जो आप देख रहे हैं, सो स्मूथ, सो नाइस ब्रिक्स, ये ऑफ कोर्स यानी कि ओरिजिनल ईंटें हैं। और इधर आउटर साइड में जो सामने देख रहे हैं, ये आउटर साइड में नया ब्रिक्स लगाया गया है। तो इतनी सुंदर ईंटें सर ऑफ कोर्स यानी कि हुआ करती थी। तो आइए हम लोग ग्रेट स्तूपा की ओर सर चलते हैं। चलिए, लेट अस गो टू सी द ग्रेट वन। से आए हुए लोग हैं कि एक जमाने में निगाह में कितने लोग यहाँ सर आगे आइए। अलाउड नहीं है ना। हाँ, इधर सर है जो अभी प्रोहिबिटेड है। ये सामने जो सर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हिस्ट्री की किताबों में जब भी नालंदा की चर्चा होगी, आप इसी का फोटो देखिएगा। हाँ, ये यहाँ हमेशा ये आएगा जब भी आप इंटरनेट पर सर्च करें। तो ये जो सामने जो सर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और आपने पहले फोटो में देखा था कि ये भी मिट्टी से ढका हुआ था। राइट नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ टेम्पल नंबर 3। दिस वन इज कॉल्ड सारीपुत्र स्तूपा। शारीपुत्र जो सर बुद्ध का शिष्य थे, जो नालंदा के रहने वाले थे, ज्ञान के मामले में, समझ के मामले में बुद्ध के बराबर थे। और माना जाता है कि शारीपुत्र का यहाँ निर्वाण हुआ और उनका जन्म भी हुआ था। जन्म और निर्वाण दोनों था नालंदा में। और राजा अशोक भी जब अपनी धर्म यात्रा में निकले तो वो इस स्थान पर आए और एक सर स्तूप का निर्माण किया था, जैसा कि तिब्बतियन हिस्टोरियन तारानाथ ने लिखा है। तो अभी का जो एक स्तूप जो आप देख रहे हैं, ये एक चौकोर बौद्ध स्तूप है जो हमें पिरामिडों की याद दिलाती है। दिस इज लुकिंग लाइक ए पिरामिड। आप किसी भी स्तूप को भारत में देखें, आप 200 के करेंसी के पीछे देखें, सांची का स्तूपा का फोटोग्राफ है इंडियन करेंसी के पीछे। वो स्तूपा गोलाकार है, अर्ध गोलाकार है। कई बार सर बेलनाकार होता था, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। आप वाराणसी के पास सारनाथ जाएं, वहां जो स्तूपा है बेलनाकार है। लेकिन मैम दिस इज स्क्वायर स्ट्रक्चर बिकॉज इट वाज बिल्ट 7 times वन ओवर अदर। इतना पवित्र था कि एक के बाद दूसरे ने बना दिया, फिर तीसरे ने बना दिया। चारों कोना पर सर मंदिर था, जो टावर नुमा देख रहे हैं, जहाँ स्टैचू देख रहे हैं। और ये सीढ़ियां जो सर देख रहे हैं ना, ये वस्तुतः दीवार का अवशेष है जो 5वीं, 6ठी, 7वीं बार की है। और ये गोल गोल सर स्तूपा देख रहे हैं, इसे बौद्ध धर्म में मनौती स्तूप कहते हैं। कि मनौती का मतलब ऑफरिंग स्तूपा, कोई श्रद्धालु के द्वारा ऑफर किया हुआ है। तो ये मेन स्तूपा चारों तरफ से गोल गोल मनौती स्तूपा से भी घिरा हुआ है। और अगर हम लोग बॉलीवुड फिल्मों की सर बात करें, एक फिल्म आई थी जॉनी मेरा नाम, हेमा मालिनी और देवानंद। हाँ जी, यहाँ पर ए वेरी फेमस मेलोडियस सॉन्ग दैट वाज शूट डाउन हियर। देवानंद सर वहाँ हैं ऊपर में, हेमा मालिनी सर वहाँ से आती हैं ब्रीफकेस लेकर। अच्छा, गाना था ओ मेरे राजा, ओ मेरे राजा, समझ गया है तेरा इरादा। तो इस तरह से राजगीर के रोपवे पर वो समाप्त होता है। देन सो मेनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, आर्ट फिल्म आल्सो शूट डाउन हियर। तो इस तरह से सर ये जो लाइन आप इस तरफ देखिए, दिस इज द रॉक टेम्पल। ये सर मंदिरों की लाइन हम लोग देख रहे हैं और ये गोल गोल स्तूप देख रहे हैं। तो यहाँ से आगे बढ़कर हम लोग एक मंदिर की ओर कर चलेंगे, जहाँ प्राचीन स्टोन स्टैचू भी आप देखो समझ पाएंगे।
इसमें बीच के पार्ट में जो मंदिर हुआ करता था तो स्टैचू को यहाँ से रिप्लेस किया गया है नीचे में। ये भी सिर्फ स्पेशल किया हुआ जो है ना ये भी एक हॉस्टल से निकल कर और फिर वो धर्म का लगातार प्रचार करते रहते। तो बौद्ध धर्म का महायाना फिलॉसफी का ये प्रश्न आया है ऋषि में कि नालंदा बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय का बड़ा सेंटर था। सो द रियल आंसर इज महायाना फिलॉसफी। कि बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भाग में बटा है, एक महायाना और थेरावादा। सो नालंदा वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ महायाना फिलॉसफी। यहाँ सर सामने देखिए, यहाँ बहुत सारे स्तूपा आप देख रहे हैं। कुछ स्टोन का बना हुआ है, कुछ सर है जो ईंटों का बना हुआ है। और इस तरफ सर देखिए, यहाँ से अगर आप इस छोटे से, हाँ उस छोटे से है जो स्तूप में आप स्टैचू को देखें तो बुद्ध की माँ नजर आ रही है। वो एक लेडीज का स्टैचू देख रहे हैं, छोटा में लेफ्ट में सर देखिए। और वो जो पोज है ना, वो सिद्धार्थ के बर्थ की घटना को दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी में होता है। तो जब उनकी माँ कंसीव करने के बाद मायके जा रही थी तो रास्ते में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उन्होंने सालब्रिज की टहनियों को पकड़ लिया और वहां वेवी का जन्म हुआ कि सिद्धार्था बॉर्न देयर। सो आर्टिस्ट डिपिक्टेड दैट स्टोरी कि एक हाथ से वो सालब्रिज को पकड़े हुए हैं, एक हाथ कमर पर है और बेली के पास एक और स्टैचू आप देख रहे हैं बेबी का। सो उन्होंने आर्टिस्ट ने इतना बारीक काम यहाँ दिखाया है। यहाँ सर बुद्ध अर्थ टचिंग पोज में है, भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि को छूते हुए। फिर सर वो प्रीचिंग पोज में है, ये उपदेश की मुद्रा है बुद्ध का कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके साथ साथ बुद्ध का वो ब्लेसिंग पोज है, वरद मुद्रा। और उसके आगे जो सर हम लोग देख रहे हैं, जो यहाँ बुद्ध देखिए महापरिनिर्वाण के रूप में है। वो लेटे हुए बुद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। तो इस तरह से ये सारा स्तूप सर डिफरेंट पोज से सजाया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बुद्ध के जीवन काल में कोई भी स्टैचू नहीं बना और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा स्टैचू बनाइए या मेरी पूजा कीजिए। लेकिन बौद्ध धर्म की महायाना शाखा में लोगों ने बुद्ध को भाव को प्रकट करने के लिए अनेक सारे स्टैचू का निर्माण किया और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की भी शुरुआत हुई। और इस तरह से नालंदा महायाना बुद्धिज्म का एक बड़ा सेंटर बना। तो सर आगे तक जो आप देख रहे हैं जो लाइन ना, दिस इज द रो ऑफ टेम्पल्स, ये मंदिरों की सर लाइन थी जो करीब करीब एक जैसा है। और इस तरफ ये सारा का सारा ये हॉस्टल की लाइन है जहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। ये डिफरेंट फैकल्टी था, कोई बुद्धिज्म का, कोई फिलॉसफी का, कोई एस्ट्रोनॉमी का, कोई मैथमेटिक्स का, कोई ज्योमेट्री का। तो यहाँ से आगे बढ़कर हम लोग यहाँ कम्युनिटी किचन की ओर चलेंगे। ये किचन का सर अवशेष मिला है। ये इस हॉस्टल का सर प्रवेश द्वार था। यहाँ भी आप जो देख रहे हैं, जैसा आपने पीछे के हॉस्टल में देखा था, यहाँ भी आमने सामने बुद्ध की स्टैचू हुआ करती थी। ये स्टूडेंट्स अंदर जाने के पहले वो निश्चित रूप से प्रार्थना करके अंदर की ओर जाया करते थे। और फिर यहाँ देखिए खासकर यहाँ जो सर हम लोग देख रहे हैं, ये चारों तरफ हम लोग सर कमरा देख रहे हैं। जैसा आपने प्लान मैप में देखा था, ये चारों तरफ बच्चों का रहने का ये कमरा मिला है खुदाई के क्रम में। और इस हॉस्टल में करीब 32 कमरे हैं, 32 कक्ष हैं। हाँ 32 और 32 to 34 होता था ऑलमोस्ट, उसमें 34 था पहले वाला में। ये जो सर वरांडा में आप खड़े हैं, कमरों से जुड़ा हुआ वरांडा था और वरांडे के बाद एक खुली आंगन। और इस आंगन में ये जो सर गड्ढानुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दैट वाज द कुकिंग ओवन। ये खाना पकाने का मैम चूल्हा होता था, जैसे गैस चूल्हा। हाँ,
तो खाना सर लकड़ियों पर, कोयला पर तैयार किया जाता था। कोयला तो शायद उस समय नहीं होगा, मुझे लगता है कोयला का आविष्कार सर हो गया था ज्यादातर, क्योंकि जंगल थे, लकड़ी ज्यादा होंगी। तो ऐसा है कि फ्लेम निकलता था, ऊपर पॉट रखा करते थे, बर्तन रखा करते थे, यूटेंसिल्स, और इस तरह से खाना बनाया जाता था। और एएसआई ने अपने बोर्ड में लिखा है कि इसका उपयोग प्रयोगशाला के लिए भी था, क्योंकि केमिस्ट्री ऑल्सो टाउट है, और वो डिफरेंट प्रयोग किया करते थे। और मेटल कास्टिंग भी सिखाया जाता था, क्योंकि खुदाई के क्रम में बहुत सारा मेटल मिला है जो ब्रॉन्ज स्टैचू, तो कॉपर और टीन को पिघलाने का भी सर काम होता था। और वो जो सामने सर देख रहे हैं, वस्तुतः इस हॉस्टल में 2 बार का अवशेष है। जो नीचे का आप जो आंगन ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट फेज का निर्माण था, तब ये क्लासरूम था, और वो देखिए लेक्चर स्टेज था। वो सामने ऊंचा प्लेटफार्म दिख रहा है। कुछ वर्षों के बाद क्लासरूम की उपयोगिता समाप्त हो गया, तो उन्होंने यहाँ किचन का फैकल्टी कर लिया। तो यहाँ सर किचन का अवशेष आप देख रहे हैं। एक जमाने में ये इसके बराबर वहाँ ढका हुआ था, उस पार्ट में सर ढका हुआ था, वहाँ तक था। अगर आप आगे खुदाई करें लेक्चर स्टेज के दाहिने तरफ, तो वो पूरा लेक्चर स्टेज हाफ के जगह पर वो पूरा सर निकल आएगा। तो हियर इज स्टिल 2 फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वन ओवर अदर। और ये एक सर कुआं है, और इसके साथ साथ आप एक यहाँ सर देवालय था, मंदिर था, एक यहाँ सामने मंदिर था, और चारों तरफ बच्चों का रहने का कमरा मौजूद था। और इस तरह से नालंदा 700 वर्षों तक चलता रहा, और 700 वर्षों में कोई रिवेलियन नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर वेयर सो डिग्निफाइड, सो ग्रेट, कि चाहे वो खाना पकाने का काम हो, कपड़े धोने का काम हो, फर्श की सफाई का काम हो, ये बच्चे खुद ब खुद किया करते थे। ये नालंदा का सर प्राचीन ट्रेडिशन था, और ये ट्रेडिशन अभी जापान जैसे देश में भी मौजूद है, कि वहाँ कई बार स्कूल में बच्चे क्लासरूम की खुद सफाई करते हैं। तो यहाँ से सर आगे बढ़कर एक और टेम्पल की ओर चलते हैं। आई नालंदा में शुरुआत में हूनों का आक्रमण हुआ, द हुन्स, व्हाइट हुन्स, जो सर सेंट्रल एशिया से आए, आज का मंगोलिया देश की ओर से। हूनों के समय में, उस समय स्कंदगुप्त राजा ने इसको रिस्टोर कर दिया था। हूनों के आक्रमण के बाद गौदास जो बंगाल का राजा थे, उनका आक्रमण हुआ। उस समय हर्षवर्धन ने इसको पूरी तरह से है जो फिर से बना दिया। लेकिन जब बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ, उसके बाद सर किसी राजा ने इसको पुनः निर्माण नहीं किया, और बौद्ध धर्म डिक्लाइन हो रहा था, पतन की ओर सर होता जा रहा था। और फाइनली ये पूरा एरिया जो आपने देखा है, ये एक रूइंस के रूप में हो गया। सामने का जो सर आप स्तूपा देख रहे हैं, ऐसा हुआ कि ये स्तूपा भी ऊपर तक मिट्टी से ढका हुआ था, जो अभी इतना ह्यूज स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पिरामिड जैसा। और नालंदा का गौरव 1200 ईस्वी के बाद पूरी भारत से समाप्त हो गया। इसके ग्लोरी को बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक ब्रिटिश स्कॉलर अलेक्जेंडर कैनिंघम ने 1861 में नालंदा को पहचान किया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फंड मिलने में थोड़ा देरी हुआ, तो खुदाई का कार्य 1915 में शुरू हुआ, जो 1937 तक जारी रहा अंडर द ब्रिटिश रूल। फिर सर 74 से लेकर 82 तक खुदाई चला, और इस तरह से 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को खुदाई हुआ है। बाकी एरिया अभी भी अंडरग्राउंड है, जिसे खुदाई करना जारी है। स्टिल डिगिंग इज गोइंग ऑन। तो सर यहाँ आइए, एक टेम्पल को जरा हम लोग देख लेते हैं। ये छोटे से टेम्पल के पास ही आ जाए। हाँ, यहाँ जो सर सामने हम लोग देख रहे हैं, इससे जैसा कि आपने सर कहा था ना कि वो थ्रोन जैसा स्ट्रक्चर है, तो वस्तुतः उसका ब्रोकन पार्ट यहाँ रखा हुआ है। यहाँ बुद्ध का सर डिफरेंट पोज है। सबसे ऊपर बुद्ध प्रीचिंग पोज में है, उपदेश मुद्रा।
सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। दूसरा सर अर्थ टचिंग पोज है, भूमि स्पर्श मुद्रा। तीसरा सर मेडिटेशन पोज है, बोध गया में उनको ज्ञान मिला। और चौथा अभय मुद्रा है, प्रोटेक्शन पोज। एक बार बुद्ध जब राजगीर में थे, उनके चचेरे भाई देवदत्त उनके पीछे एक हाथी को छोड़ दिया, ड्रंकेड एलिफेंट्स। उस हाथी का नाम था नालागिरी एलिफेंट्स। देवदत्त ने सोचा कि हाथी बुद्ध को कुचल देगा, लेकिन बुद्ध ने हाथी के सामने ये पोज किया, जैसा आपने स्टैचू में दिख रहा है कि ये बुद्ध का अभय मुद्रा है, प्रोटेक्शन पोज। और हाथी उनके सामने सर नतमस्तक हो गया। और इस तरह से करुणा और मैत्री से उन्होंने उस हाथी को भी कंट्रोल किया। तो आर्टिस्ट ने वो स्टैचू उस पोज में बना दिया है जो आप देख पा रहे हैं। और तभी से ऑलमोस्ट हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि कुछ स्टैचू गंधार शैली का था, कुछ सर है जो मथुरा शैली की स्टैचू थी। लेकिन नालंदा में 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक करीब 700 वर्षों तक नालंदा की मूर्ति कला की एक स्पेशल शैली होता था, जो तमाम स्टैचू को पास के म्यूजियम में रख दिया गया है, जो अभी भी सुरक्षित है, जो बिल्कुल देखने लायक है। ठीक सर, थैंक यू। बिल्कुल बताइए। ओके, एक मिनट। सो दोस्तों, ये थे हमारे संतोष कुमार जी, हमारे जो गाइड थे। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं एक उनके साथ में हमारा जो एक्सप्लेनेशन था, उनके साथ में उन्होंने एक काफी खूबसूरत एक शायरी बताई थी, जो कि हमारे ये देश की धरोहर के बारे में था, जो कि देश की धरोहर के प्रिजर्वेशन के बारे में था। तो मैं संतोष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस शायरी या एक उस जो फ्रेज है वो आपके सामने रखें। जी बिल्कुल। एक सर इनक्रेडिबल इंडिया ने स्लोगन दिया है कि बदसूरत न करें अपने देश की इमारत, हर इमारत है आपकी अमानत। सो ऑलवेज प्रिजर्व आवर हेरिटेज। अगर आप किसी भी हेरिटेज साइट को देखने जाते हैं तो कभी भी आप दीवारों पर नाम नहीं लिखें, उसे बदसूरत न करें, उसे आप खूब अपने तरह से है जो सहेज कर रखें, और एक तरह से एक सही यानी कि सिटीजन के रूप में आप है जो दुनिया को मैसेज यानी कि दें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे संतोष जी, और आज हमारा ये नालंदा का जो ये ट्रिप था काफ़ी मीनिंगफुल था। और मीनिंगफुल इसलिए था क्योंकि हमने नालंदा में आकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे संतोष जी के थ्रू, मैं आपको उस वीडियो में डिटेल्स डेडिकेटेड एक वीडियो डालूंगा, और आप उस नालंदा की यूनिवर्सिटी के बारे इतिहास के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आपसे मैं विदा लेता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद और जय हिंद।